खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अब नॉर्थ ईस्ट में शानदार जीत के बाद देश के 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकारें होंगी, यानी देश के 75% हिस्से पर बीजेपी का एक तरह से कब्जा हो चुका है। अब बीजेपी की नजर एक बार फिर साउथ इंडिया पर टिकी है, जहां चुनाव सिर पर हैं। कर्नाटक में, गुजरात में बीजेपी को जीत तो मिली, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आ गई। इसके बाद राजस्थान और एमपी के उपचुनाव के नतीजे भी बीजेपी के हक में नहीं रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जीत ने बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है। कर्नाटक, उड़ीसा में भगवा लहराने के बाद दावा 2019 पर ठोका जा रहा है। सियासी पंडित कहते हैं कि कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उनकी नजर में भी सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार है। यूपी बाईपोल में एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ आने के बाद कयास थर्ड फ्रंट के गठन के भी शुरू हो चुके हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का सपना क्या वाकई करीब माना जाए, और कब तक अपनी हार में जीत ढूंढती रहेगी कांग्रेस? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हालिया इंतखाबात में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी। क्या कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का बीजेपी का ख्वाब पूरा होगा? शिमाल मशरिक के बाद क्या अब कर्नाटक में बीजेपी की फतह होगी? कब तक हार में जीत ढूंढती रहेगी कांग्रेस? त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतायज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी की हिकमत अमली वो सियासी दावपेच यहाँ के वोटरों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रही हैं कि नई सियासी जमात को हुकूमत में लाने से वहाँ के मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। ये इंतखाबात भले ही मकामी मसाइल पर लड़े गए हों, लेकिन इनके असरात कौमी सतह पर भी पड़ सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के फिट सोल्जर्स, आरएसएस कारकुनों ने जमीनी सतह पर बड़ी मेहनत के साथ काम किया है, वहीं दूसरी जानिब बायां बाजू यहां के आवाम का मूड समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। नतायज देखकर ऐसा लगता है कि आवाम ने हुकूमत में तब्दीली लाने का पूरा मन बना लिया था और बीजेपी ने इस मौके का पूरा इस्तेमाल किया और आवाम में पार्टी के तय एतमाद पैदा करने में कामयाब हुई। त्रिपुरा में बड़ी कामयाबी के बाद बीजेपी तीनों रियासतों में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश में जुट चुकी है। हालांकि मेघालय में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिली हैं, जहां तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारी और एनडीए की। और जिस तरह से वामपंथ का किला ध्वस्त हुआ है, वो भय और भ्रम को दूर करता है। दिसंबर 2018 में मिजोरम में इंतखाबात होने हैं, जहां कांग्रेस अभी भी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन शिमाल मशरिक में गैर मामूली कामयाबी के बाद बीजेपी यहां कांग्रेस को कड़ा मुकाबला देने की कोशिश में है। बीजेपी की इस जीत को देखते हुए दीगर रियासती सियासी पार्टियां थर्ड फ्रंट पर बातचीत शुरू कर चुकी हैं और कुछ को यकीन भी है कि वो बीजेपी की रफ्तार 2019 में धीमी कर पाएंगे। आप ये इलेक्शन रिजल्ट्स देख लो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, ये सब बाईपोल स्टडी करने से you can make it very clear that there will be a change happening. This is based on logic. This is what we are very clearly saying, that in 2019 there will be the Prime Minister's address from the Red Fort, but that address will not be delivered by Narendra Bhai Modi. कुछ महीनों में कर्नाटक में भी असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और बीजेपी शिमाल मशरिक की जीत के कैनवस को बड़े पैमाने पर पेश करके यहाँ पर भी जीत का दावा कर रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि कर्नाटक में बीजेपी के फिट सोल्जर्स करिश्मा कर पाते हैं या फिर सिद्धरामैया की मौजूदा पॉलिसी यहाँ के वोटरों को रास आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी का सपना क्या वाकई करीब है? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ इस बहस में जुड़ चुके हैं, दिल्ली से वो लाइव हैं। शेष नारायण सिंह साहब, जाने माने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। साथ ही साथ मोहम्मद कमाल साहब, जो कि आज तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, टीएमसी के सपोर्टर हैं, वो कोलकाता से हमारे साथ लाइव हैं। तारिक सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, वो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको अमीर हैदर जैदी साहब नजर आएंगे, सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, स्टूडियो में मेरे साथ वो जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन सुलेमान, आज शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा
क्योंकि अब देखिए दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भगवा लहराने के बाद अब कर्नाटक, केरल और उड़ीसा के बाद 2019 भी जीतना तय है। क्या आपको लगता है बीजेपी का जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पार्टी की है और जिस तरह का मोरल बूस्टअप है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, क्या वाकई बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, क्या उस सपने के करीब नजर आ रही है पार्टी? क्या देखिए समीर साहब, पहले तो ये जो सपना है प्रधानमंत्री साहब का, भाजपा का, कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो ये तो अभी मैं नहीं समझता बहुत जल्दी में उनका पूरा हो पाए। और ये सपना भी गलत है। सपना प्रधानमंत्री का, जिसके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी हो, 22 स्टेट्स में सरकार हो 29 में से, उनका सपना ये होना चाहिए कि जो अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था वो अच्छे दिन लाएं, जो जो प्रॉमिसेस उन्होंने बड़े बड़े किए थे वो पूरे करें। उनका सपना यह है कि भाई कांग्रेस को सब जगह से आप डिथ्रोन कर दें या जहाँ वो सत्ता में उसे खत्म कर दें। अब जहां तक चुनावों की मौजूदा अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए हैं उसकी बात करें तो देखिए, गुजरात में एक चुनाव हुआ, बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव रहा, बीजेपी जीती, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छी वहां पर फाइट दी और चुनाव में जीत भी होती है, हार भी होती है। लगभग बराबर लोगों ने दोनों पार्टियों पे भरोसा किया, दोनों पार्टीज पे। कांग्रेस की 10 सीटें कम रही या 15 सीटें कम रही, इस वजह से बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद बाय इलेक्शन में अजमेर में, जहां गवर्नमेंट है बीजेपी की, दोनों लोकसभाएं कांग्रेस ने जीती, एक विधानसभा जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों बाय इलेक्शन में विधानसभाएं कांग्रेस ने जीती। अब जो नॉर्थ ईस्ट की 3 स्टेट्स हैं, वहां पर त्रिपुरा में बीजेपी जीती, मेघालय में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, और नागालैंड में जो रीजनल पार्टी है एनडीपीपी या जो भी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है सुलेमान, वो बात समझ में आती है, लेकिन मेघालय में आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए ना। जो वहां की रीजनल पार्टीज थी, जो छोटे दल थे, वो आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। आज आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धन बल का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है, साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाया जा रहा है, इसलिए सरकार बनाने में वो सफल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये भी है ना कि छोटे दल आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, स्टेबिलिटी फैक्टर नजर नहीं आ रहा था। क्या करेंगे बेचारे? जिस पार्टी के 4 विधायक हैं या 6 विधायक हैं, वो इतनी बड़ी ताकतवर केंद्र की सरकार, जिसने स्टेबल गवर्नमेंट्स अरुणाचल प्रदेश की और उत्तरांचल की गिरा दी, वो क्या उनके सामने रुकेंगे? धन भी उनके पास बेशुमार है, सबसे रईस पार्टी है भाजपा, कहां से आया ये पूछा जाए, और उसके साथ साथ बल वो सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कैसे आएंगे हमारे साथ? तो उनका धन बल का इस्तेमाल हुआ और सरकार वहां बना ली। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सुलेमान मोहम्मद खान जिस बात को कह रहे हैं, राहुल गांधी भी आज यही बात कहते हुए नजर आए कि भाई धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा बेशुमार है, जमकर बहाया जा रहा है पानी की तरह, और लोगों को खरीदा जा रहा है। क्या यही तरीका अपनाया जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए? देखिए, पहले तो आप 2-3 बातें कहूंगा, जल्दी से कह दूं। पहली तो बात है कि यह कोई सपना नहीं है कांग्रेस मुक्त भाग, अब यह हकीकत होता जा रहा है। आपके यहाँ पे ही कहा था कि क्या ये हकीकत है या सपना। और दूसरी बात, आपके एक एंकर ने कहा कि कांग्रेस कब तक हार में से अपनी जीत ढूंढती रहेगी, तो यह दोनों उनकी स्थिति को बहुत, और तीसरी स्थिति साफ कर दे। तो तीसरी बात है, यह वोटर्स का बार बार अपमान करते हैं, वोटर्स को खरीद रहे हैं, वोटर्स को बरगला रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप किसी मैंडेट को, प्रजातंत्र में भारत के विश्वास है कि नहीं है आपको? मुझे तो यह पूछना है। आप हर जीत में भाजपा के कभी वीवीपैट को कह देते, पहले वीपैट को, ईवीएम को कहने लगे, फिर वीवीपैट मांगा, फिर वीवीपैट आ गया, तो फिर दूसरी बातें करने लगे। अब कह रहे हैं कि धन बल से खरीद लिया आपने वोटर को। आप कब तक प्रजातंत्र का, इसलिए लगता है ना अग्रवाल साहब, क्योंकि गोवा, मणिपुर का एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल सबके सामने है। दूसरी बात ये कि जो साफ साफ दिख रहा है कि भाई जहां आप 2 सीटें पा रहे हैं वहां भी सरकार बना ले रहे हैं, जहां 12 सीटें मिल रही है वहां भी सरकार बना ले रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं ना समीर भाई, मैं बता रहा हूं
दूसरी बात क्या है कि छोटी पार्टियों ने इनमें वो जिजीविशा ही नहीं है देशभक्ति की, देश के लिए काम करने की, देशभक्ति देश के लिए काम करने की जो जिजीविशा चाहिए, विल पावर चाहिए, जो संघर्ष की बात है। इनने 50 साल तक देश को लूटा है, जनता इनसे त्रस्त है, इन्होंने लूटा है, कुछ काम नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में जाके तो देखो क्या किया इन्होंने देश के लिए। तो फिर ये सब बातों को ना भुला के कि हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, हम इलेक्शन में उनसे चर्चा करते हैं, तो कम्युनिकेशन करने के लिए खर्चा होता है, तो इनको चिंता। अरे आप प्रजातंत्र के माहौल को मनाएंगे नहीं क्या? उत्सव है ये भाई, इलेक्शन, हम प्रजातंत्र हारेंगे तब भी जनता के बीच में जाएंगे। तो इन सब का कारण है। और ये जब तक ये कांग्रेस की समस्या, हम कुछ नहीं कर रहे इनके लिए, यह खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के बैठी हुई है। अब इटली क्यों चले गए जब 3 प्रदेशों के इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे? अरे राहुल गांधी जी आप लीड करो ना। हमारे तो जो अध्यक्ष थे हम 12 बजे बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अमीर अदर जैदी साहब, इस पर मैं आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को मजबूत करने का जिम्मा सत्ताधारी बीजेपी पर तो नहीं डाल सकते ना। नहीं अग्रवाल साहब, 1 मिनट। 30 सेकंड अब अगर राहुल गांधी विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और मेघालय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 2 जगह करारी हार का सामना करना पड़ा, तो कार्यकर्ताओं को एड्रेस कौन करेगा? अपनी पार्टी, अपने विपक्ष, अपने लोगों को तो मजबूत करना उनका ही काम है ना। देखिए समीर भाई, बीजेपी सारे देश में जो पृथकतावादी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, फिर भी राष्ट्रवादी हो जाती है और दूसरे की राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। ये सब बातें तो चुनावों से पहले वाली है ना जैदी भाई। सुन लीजिए, वही पता। अब आप लोग किसके साथ हैं? आप लोग क्या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं? मैं कर रहा हूं बात। आप त्रिपुरा चुनाव को ले लीजिए, मैं बड़ा सख्त बोलता हूं, कहना चाहिए त्रिपुरा चुनाव के अंदर वामपंथ को 10 लाख से ज्यादा वोट मिलता है और बीजेपी को 10 लाख से कम वोट मिलता है, फिर भी बीजेपी जीतती है। इसका मतलब यह है कि कहीं हमारी इत्तेहाद में कमी थी, यूनिटी में कमी थी। वामपंथी अगर एक होकर चुनाव लड़ता तब कहना चाहिए बीजेपी का हासिल क्या होता। वोट कम कैसे? मतलब ये डेटा मेरे पास नहीं है। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट से डेटा उठा लीजिए। नहीं, 9,99,093 वोट्स जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं और सीपीएम को 9,92,000। सारे देखा जाए तो डिफरेंस 6,518 वोटों का है। नहीं, यही है। टोटल वामपंथ का, रिपब्लिक पार्टी का भी मिला लीजिए, सीपीआई का भी मिला लीजिए, फॉरवर्ड हमारे सहयोगी का नहीं जोड़ोगे क्या? सीपीएम का अकेला कोट कर रहा है। हम वामपंथ कहना क्या चाहते हैं? चुनाव में हार या जीत देखी जाती है ना, या वोट परसेंटेज देखा जाता है। मैं आपको कह रहा हूं 25 साल का आपका किला ढह गया ना आपकी नाकामियों की वजह से, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। सर मैं आपको कह रहा हूं किला नहीं ढाया है। वामपंथ के अंदर जो 70 साल के बूढ़े बैठे हैं उनकी वजह से ये चुनाव का ये हशर हुआ है। हाथी और चींटी की लड़ाई थी, मैं उस दिन से कह रहा हूं। शेष नारायण जी यहाँ बैठे, इनके सामने कहा था हाथी और चींटी की लड़ाई थी। चींटियां संगठित नहीं हो सकी, हाथी मदमस्ता चला जा रहा था। अब चींटियों के अंदर अभी कौन सी संगठित हो गई चींटियां इस हार के बाद? सुन लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, जो चींटियां 70 साल की हो गई हैं उन्हें हम कह रहे हैं कंट्रोल कमिशन में भेजिए, वो नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। अब ये बीजेपी उसकी एकता की बात कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री गंजों को कंगा बेचने में समर्थ हैं। वो नॉर्थ ईस्ट में जाते तो कहते हैं 7 पे कमीशन लागू होगा। जैसे उन्होंने कहा यहाँ 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाते हैं। हम असमर्थ रहे ये बताने के लिए एक तरफ बैंक को इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया ना जनता ने। जनता ने तो भरोसा दिखाया ना बीजेपी में, एक ऐसी पार्टी जो शून्य से शिखर पर पहुंच गई, सत्ता में आ गई। समीर भाई, आपने मौका दिया ना अपनी नाकामियों की वजह से। आप तो 25 साल से थे वहां पर सरकार। समीर भाई, वही विपक्ष को तय करना होगा। विपक्ष को भी गंजों को एक ऐसा तेल बेचना होगा जो सर पे गंजों के बाल उगाए। लीजिए, मतलब बच्चों को भी ये बात हो गई शेष नारायण जी कि मतलब अभी जो मौजूदा सरकार जिस पार्टी की है वो पार्टी अभी मूर्ख बना रही है। अब विपक्ष जो तैयारी कर रहा है जनता को मूर्ख बनाने की, बताए ना कि अब हम भी सारे आ जाएं और हम जनता को मूर्ख बनाएं। 50 लाख से मतलब मूर्ख बना के वोट मिलता है क्या? 50 लाख से 50 करोड़। ठीक, जैदी भाई शेष नारायण जी, ये क्या तर्क है? नहीं, एक तो पहले इनसे अमीर भाई हमारे जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। ठीक है अग्रवाल साहब, सुनिए। तो ये 70 साल वालों को जो ये फजीयत कर रहे हैं, मैं इस पे सख्त एतराज जाहिर करता हूँ। 70 साल का तो हूं मैं,
कोई किसी काम का नहीं हो, ये क्या बात है। तो बहरहाल ये तो आप इसको विड्रॉ करिए, 80 कर दो, थोड़ा बढ़ा लीजिए। बीजेपी में 75 का रेट है और आप यहाँ 17 में हम ही लोगों को लतिया रहे हैं। तो एक तो अमीर भाई जो हैं ये इसको इनको अमेंडमेंट कराइए, और दूसरा भाई 70 साल के लोग तो सक्रिय है ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है। एबी वर्धन तो कितने साल के थे और मेरा ख्याल है उनसे बेहतरीन तो कोई लेफ्ट में कोई लीडर ही नहीं था। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना उन्होंने नारा दिया था वो पूरा होने के करीब है। और अभी अपने अग्रवाल जी ने जो बात कही कि वो बात वो राहुल गांधी उसके सबसे बड़े सिर पे सलाह रहे नरेंद्र मोदी के कि वो उनके उस सपने को पूरा करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। पंजाब में भी उन्होंने कोशिश की थी, राहुल जी ने, माफ करिएगा थोड़ा तंज है इसमें जी, तो उन्होंने पंजाब में भी कोशिश की थी, लेकिन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नथिंग डूइंग, मैं लीडर हूं और मैं लड़ूंगा। देखिए साहब, एक जरा सा जो सियासी अपनी तारीख है उस पर जरा गौर करिए जी। इंदिरा गांधी ने पिग्मीज को, छोटे छोटे नेता जो किसी काम के नहीं थे, उनको वो चीफ मिनिस्टर बना देती थी। हाँ। जबकि जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, जवाहरलाल नेहरू के जितने भी लीडर थे स्टेट्स के, वो उनसे छोटे नहीं थे, और उनको वो जीबी पंत कुछ कह दें तो नेहरू जी उसको कंट्रडिक्ट नहीं करते थे जी। उधर कामराज थे, उधर एस.के. पाटिल थे और चौहान थे, सारे बड़े लोग थे वहां पे। अपना अतुल्य घोष थे, सारे लोग बड़े लीडर थे, और वो सारे लोग मिलके कांग्रेस को एक बड़ी पार्टी बनाते थे। इंदिरा गांधी ने पिग्मीज शुरू किया, और इनकी जो श्री राहुल गांधी के, बुरा मत मानिएगा सुलेमान भाई, मैं अमेठी का रहने वाला हूं, और इन्होंने बचपन में देखा है कि गिड़गिड़ाता हुआ, हाथ जोड़े हुए, भीख मांगता हुआ वर्चुअली कांग्रेसी आता है। तो इनके दिमाग में कांग्रेसी का तस्वुर यह है कि उसको आप हड़काते रहो, डांटते रहो, वो खुश रहेगा। तो ऐसा जो मजबूत अब देखिए, ये अभी इन्होंने वहां के कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया था नागालैंड के, अमीर भाई आपने उसको सुना था। उसने कहा कि ये जो इन्होंने इंचार्ज बना के भेजा है, ये 1 बार आए नहीं वहां नागालैंड, 2-3 बार मेघालय गए। तो इस तरह, अच्छा, तो इस लापरवाही साहब दिख रही है। वो भी तब जब सामने वाली पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे क्या है कि वहां पे जिसको भेजा था अमित शाह ने, वो 3 साल से वहीं जमे हुए थे, सुनील देवधर। तो अब इनकी, उन्होंने वहां की लैंग्वेज तक सीख ली, वो लैंग्वेज सीखी, वहां रहे। अच्छा, सुनिए, दूसरा, इनकी पार्टी को पूरे के पूरे मेंबरशिप को अपने साथ लाए। 37% जो इनका वोट था, 37% कम नहीं होता, वो सारा उनके यहाँ शिफ्ट हो गया, इनको 0 मिला, और इनको भनक तक नहीं लगी क्या हो रहा। नागालैंड में जहां इनकी सरकारें होती थी, वहां पे इनको भनक तक नहीं लगी क्या हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं मेरे दोस्त, ये इसलिए ये अब वो सपना तो गैर कांग्रेस का पूरा होगा, अब गैर विपक्ष का सपना पूरा होगा, ये आने वाला समय तय करेगा कि वो हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर विपक्ष के लोग सिस्टम से ऑर्गेनाइज हो गए, अब जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान तो इनका ही है, वहां पे अगर इन्होंने अपने कोई चेला भेज दिया तो वो तो ये लूज करेंगे। लेकिन अगर वहां पे जबरदस्त लीडर अमरिंदर सिंह की तरह कोई नेता वहां लड़ने दिया, अशोक गहलोत को लड़ने दिया, वहां पे कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह को लड़ने दिया, तो फिर कांग्रेस को चैलेंज करना भी बहुत आसान है। लेकिन ये फैसला तो नेतृत्व को करना पड़ेगा ना। तारिक सिद्दीकी साहब, ये जो विपक्षी एकता का फिर जिक्र होने लगा है, थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट फिर नजर आने लगी है, कुछ इसका लबोलुआब निकलेगा क्या? अभी हमने उपचुनाव में भी देख लिया, कांग्रेस और आप साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अभी थोड़े ही दिनों पहले साइकिल पर बैठाकर घुमा रहे थे। नहीं, ये तो बाई इलेक्शन में आपने देखा, क्योंकि ये बात तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इलेक्शन से पहले वादे थे, जिस पे आवाम ने भरोसा किया और उन्होंने सरकार बनाई, वो फेल हुए। लेकिन एक सवाल ये उठ जाता है अक्सर कि अगर फेल हुए तो जीत क्यों रहे। तो और उसमें एक चीज बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस और भाजपा फैलाती है, जब उनको लग रहा है कि कई फ्रंट पे पार्टी गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो अब एक नई चीज शुरू करी उन्होंने कि साहब अगर मोदी जी नहीं तो कौन, मतलब वो ये बता रहे हैं चलिए हमसे हो गई गलती, लेकिन आपके पास कौन है। तो मुझे लगता है कि उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अवाम की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरने के लिए आप कितने भी मजबूत हों, मुझे लगता है वक्त की जरूरत यह है कि
क्षेत्रीय पार्टियों को मिलजुल करके एक फ्रंट बना करके ही इलेक्शन 2019 में लड़ना चाहिए। अवाम तरस जरूर है, लेकिन वो एतमाद नहीं बना पा रही है विपक्ष के अलग अलग लीडरों पे। शायद इकट्ठा होकर के अगर आप इत्तेहाद दिखलाएंगे, लेकिन तो मैसेज फिलहाल तारिक सिद्दीकी साहब ये जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में आप लोग हर कदम उठा रहे हैं, यहां तक कि आप बीएसपी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जब आंधी आती है तो सांप और छछूंदर तक साथ हो जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल ये तक दिया जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी ये भी क्यों नहीं कह देते कि जब वो त्रिपुरा में प्रचार करने गए थे तो त्रिपुरा को अलग स्टेट बनाने वाली जो पार्टी है उससे उन्होंने समझौता क्यों कर लिया? नागालैंड में जो लोग अपनी खुद की सेना रखते हैं, जो भारतीय नहीं मानते हैं, उनसे 2015 में कौन सा एग्रीमेंट कर लिया था? अफजल गुरु को शहीद जो लोग बताते हैं, उनसे किस तरीके से आप सरकार चला रहे हैं? राजनीति कोई आइडियलिस्टिक व्यवस्था नहीं है, ये योगी जी भी जानते हैं और आप और हम भी जानते हैं। तो जब अवाम की जरूरत को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपने हालात के बदलते हुए हालात के हिसाब से। ठीक है मोहम्मद कमाल साहब, एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, वक्त हो गया है। लेकिन उससे पहले बंगाल में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि निशाना बंगाल पर भी साधा जा रहा है, भले ही वहां पर अभी वक्त है चुनाव में। कमाल साहब आप ही से सवाल है। यस, हाँ समीर भाई बताइए। मोहम्मद कमाल साहब, मेरा सवाल यही है कि बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती बंगाल में मानती है तृणमूल कांग्रेस? सुनिए, बंगाल के अंदर में जब तक ले ममता बनर्जी हयात से हैं, जब तक ले वो जीवित हैं, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस और कोई भी पार्टियां यहाँ परिंदा कोई पर नहीं मार सकते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में जनता ही नहीं, पार्टी के लीडरान भी उनको लीडर मानते हैं। लेकिन आदर्श पार्टियों में जो आज जो अभी आप बता रहे थे, कांग्रेस और ये और वो, इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका डिसिप्लिन नहीं है पार्टी के अंदर में। अब वो लीडरशिप खत्म हो गया है। लेकिन बंगाल के अंदर में, लेकिन ये भी सवाल होगा मोहम्मद कमाल साहब आपसे, क्योंकि डेरेक ओब्रायन जो हैं, उनका बयान आ चुका है और वो एक तरह से ये साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं है 2019 के लिए। तो ये सवाल होगा आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट हो रही है, क्या वाकई इसमें कुछ दम है क्या, या सिर्फ मोदी विरोध के लिए एकजुटता दिखाई जा रही है, या एकजुटता है भी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने सपने के करीब है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, कहा यह जा रहा है बार बार कि कांग्रेस पार्टी को जिस लेवल की तैयारी करनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी इटली चले जाते हैं, बीच में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को छोड़कर 2 दिन का पूरा वैक्यूम हो जाता है। 3 स्टेट्स में चुनाव हुए, उनका रिजल्ट आया, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट तक नहीं। अब कर्नाटक चुनाव आपके सर पर है। खबरें ये आ रही हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की 25-30 रैलियां होने जा रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि आरएसएस ने इस बार कह दिया है कि हम पूरा बूथ मैनेजमेंट संभालेंगे, वहां पर उनके लोग लगे हुए हैं। आप कहां हैं? बीजेपी आज ये तक कह रही है, ये जो गठबंधन की सुगबुगाहट हो रही है, तो आज बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मोदी लहर में बुआ, बबुआ, हंसुआ यानी लेफ्ट पार्टी और सब डुबुआ, इशारा आपकी तरफ था, सब एक साथ आ जाएं तो भी बीजेपी को 2019 में कोई टक्कर नहीं दे सकते। कॉन्फिडेंस देखिए आप, या ये कह लीजिए कि साइकोलॉजिकल प्रेशर आप लोगों के ऊपर डालने की कोशिश। देखिए, जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी अगर उन्होंने ट्वीट करके भी ट्विटर पे लिखा कि मैं इटली जा रहा हूं अपनी नानी से मिलने और मैं होली इस बार उनके साथ मनाऊंगा। देखिए, कोई भी कहीं जा सकता है और राहुल जी पूरे चुनाव में थे, कैंपेन में भी थे। और अगर आप कर्नाटका की बात करें तो राहुल जी कई बार कई लेग्स ऑफ कैंपेनिंग हो चुकी है। जहां तक आप कहते हैं छोड़ के चले गए, देखिए अगर राहुल जी मान लिए दिल्ली में होते भी
और मेघालय गए हमारे सीनियर लीडर्स की सरकार बन सके तो टेलीफोनिकली टच में ही होते। और देखिए कोई भी बीजेपी के बहुत लीडर अरे जाते सर हैं, ट्वीट तो इटली से मोदी भी जी हो सकता फॉरेन था जाते ना, हैं, और राहुल तो गांधी अगर कौन वो सा इतनी खुद ही फॉरेन ट्वीट विजिट करते हैं, करते उनकी टीम है जो कि मैनेज करती है। टीम क्यों सो रही थी? वो जी ये एक वाजिब सवाल है। छोड़ दीजिए 2 दिन का वैक्यूम रहा, उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? लेकिन नहीं सर, वो ट्वीट भी हुआ ना, वो ट्वीट कर दिया कि हमें जो भी मैंडेट मिला है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में, उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। त्रिपुरा, नागालैंड में हमारे इसको मानते हैं, उसकी हम एनालिसिस करेंगे कि क्यों रहा। देखिए ये सब ये सब चलिए 2 दिन बाद ही हुआ ट्वीट। और जहां तक कर्नाटका की बात है, देखिए अब उनके पास हमसे सवाल करने को, भाजपा के पास सवाल करने को नहीं है, क्योंकि कर्नाटका में 5 साल बहुत अच्छी गवर्नेंस दी है सीतारमैया जी ने। तो अब यही सारी बातें साइकोलॉजिकल और एरोगेंस कहूंगा मैं, ये एरोगेंस ऑफ पावर है कि हम जीतेंगे। और एक इटली वाली बात जो आप कर रहे थे, कल मैंने देखा जब नतीजा आया परसों इसका तीनों स्टेट्स का, तो अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो किसी पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है वो इटली गए क्योंकि इटली में चुनाव है और हंसे वो। तो देखिए आप इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पार्टी रूल कर रही है, वो अपने जो सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप मॉक कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। तो इसी से ये सब लोग सीखते हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं और लीडर हैं, और वही सब सीख के ये देखिए इस तरह की बात करना जो है ना, इस तरह ये आज आप बहुत लोग मजा ले सकते हैं, लेकिन 5-10 साल बाद लोग अफसोस करेंगे कि सियासी बहसबाजी का मैयार कितना नीचे हो गया है, और हुआ है, लगातार हुआ है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो डिबेट है, जो डिस्कोर्स है, वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। आप मुझसे मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बात करते कि 15 लाख कहां है? आप क्यों नहीं बात करते कि किसानों का बदहाल क्यों है? आप क्यों नहीं बात करते कि पाकिस्तान और चाइना ने हमारा बुरा हाल कर दिया है, सिविलियंस और फौजियों को मारा है? आप ये क्यों नहीं बात करते कि आपने आम लोगों का पैसा बैंकों में जमा कराया और अपने करीबी लोगों के जरिए सब उड़वा दिया? माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के जरिए यहां से बाहर भेज दिया। वादा किया था कि विदेशों का धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, जो व्हाइट मनी है, जो बैंकों का पैसा है, भारत का धन बाहर भिजवा दिया मोदी जी ने। इन सब मुद्दों पर बात करें। राफेल देश की जनता से, आवाम से, किसानों से, गरीबों से जुड़े जो मुद्दे हैं, इनको जोर शोर से उठना ही चाहिए। बतौर विपक्ष ये जिम्मेदारी आपकी है। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष को मजबूत करने का काम तो सत्ता का नहीं है ना, सत्ताधारी पार्टी का। सर हम उठा रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, हम रेगुलर उठा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा एक बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मुझे ये बताइए कि कहीं आप लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए? नॉर्थ ईस्ट की जीत को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या आपको वो ठीक लगता है? ऐसा कहा जा रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट पर पूरी भगवा पार्टी ने कब्जा कर लिया, जबकि हकीकत क्या है? मेघालय में आपको सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, नागालैंड में आपको सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। हां, त्रिपुरा में आपने 0 से शिखर तक का सफर तय किया है। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि 2019 भी जीत लेंगे, उड़ीसा भी जीत लेंगे, केरल भी जीत लेंगे, कर्नाटक भी जीत लेंगे। नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, हम संकल्प ले रहे हैं। यहाँ हम जीतने का संकल्प ले रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जीत ही जाएंगे, हम सोते रहे घर में और फिर भी जीत जाएंगे। कर्नाटक में आपने ही बोला 25 रैलियां प्रधानमंत्री करेंगे, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस वाला तो सो जाता ना, हम भी अमेरिका चले जाते, हमारे नेता भी घूमने चले जाते मॉरिशस। नहीं, आज अमित शाह जी ने आज ही पब्लिक मीटिंग में कहा है कि लोग कहते हैं ये गोल्डन पीरियड है बीजेपी का, भाजपा का। उन्होंने कहा नहीं, गोल्डन पीरियड नहीं है, अभी तो कर्म करने का, कार्य करने का समय है। जब हमें अभी कर्नाटक, आपने 3 प्रदेश बताए, उड़ीसा, कर्नाटक और केरला, वेस्ट बंगाल भूल गए, वो भी है हमें ध्यान में। वो मुझे ध्यान है कि वेस्ट बंगाल में भी जाना है, हम भी जा रहे हैं। तो अहंकार नहीं है, यह संकल्प शक्ति के साथ बढ़ रहे हैं, और हमें मालूम है जनता की कितनी शक्ति है। आज हमें धूल चटा सकती है ये जनता। हम कांग्रेस की तरह नहीं कह रहे कि बिकाऊ है खरीद लो, हम उनकी तरह नहीं कह रहे। आज भी हम जनता के साथ पूरा संवाद करना चाहते हैं, हर व्यक्ति उसको करना चाहता है। अहंकार है तो राहुल में है, वो कहता है मेरा पिद्दी मेरा ट्वीट करता है। और 2 प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 2 स्टेट इलेक्शन एमएलए के जीत गए जहां, तो कहते हैं कि अब बदलाव का आगाज आ गया।
अब मोदी चले गए। मोदी जी को नीच किसने कहा? मोदी जी को चाय बेचने वाला किसने कहा? नीच जाति का किसने कहा? और ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक तो फायदा हो गया ना आपका। इस तरह के बयानों को भुनाना तो आपको बखूबी आता है। आपने मौत का सौदागर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है। ठीक है, नहीं बखूबी है। आप समीर भाई आप मुझे गाली दोगे और मैं कहूंगा कि आपने मुझे नहीं समीर भाई सुन लो समीर भाई, समीर भाई एक मिनट एक सेकंड, आप मुझे गाली दोगे और मैं कहूंगा आपने मुझे गाली दी, आप कहोगे मैं बुना रहा हूं। अरे हाँ तो फिर ये कोई बात तो नहीं हुई ना। चलिए ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, त्रिपुरा से पत्ता साहब, अब केरल का नंबर लग गया है। देखिए केरल में भी आपकी पार्टी गई तो खत्म हो गई लेफ्ट पार्टियों का खात्मा हो गया। जयराम रमेश सलाह दे रहे हैं कि लेफ्ट पार्टियां अगर खत्म हो गई तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी विचारधारा ही खत्म हो जाएगी। हालांकि उनकी अपनी पार्टी का क्या हाल हो रहा है उसके बारे में उनको ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, लेकिन वो आप लोगों की फिक्र कर रहे हैं। जयराम रमेश से में मशवरे की जरूरत नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता मोदी जी के जो संबोधन किया गया उसे गिना रहे थे। लेकिन ये दलित की बेटी को छछूंदर बता देते, इनके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हो सकती और उसे कोई नहीं कह सकता, ये इनका अधिकार है। तो नंद कुमार नंदी ने शूपनखा कह दिया सीधे सीधे। तो दलित की बेटी को ये योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे मंच पर, वो छछूंदर भी कहा है, सूपनखा भी कहा है, रावण भी कहा है, सांप भी कहा है, ये सब कह रहे हैं। ये संज्ञाएं दे सकते हैं पूरी विपक्ष को, इन्हें कहना चाहिए छूटे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये देश विरोधी ताकतों के साथ चुनाव लड़ेंगे, इन्हें छूटे ही नहीं, सब कुछ है। मसला ये नहीं है, कह रहे हैं नेता नहीं है, नीतियां बनेंगी, नेता खुद पैदा हो जाते हैं। नीतियां निर्धारित होंगी, नेता खुद पैदा हो बनेंगे। नीतियां कब आएंगे नेता? 2019 तो सर पर है। वही मैं आपको बता रहा हूं, हम सीखते हैं। आप त्रिपुरा को बार बार कोड गए साहब, लाल किला ढह गया, लाल किला ढह गया। तो ढह गया, 25 साल पुरानी सरकार थी आपकी, नहीं रही। समीर भाई हम बार बार कह रहे हैं हमें 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है, बीजेपी को 10 लाख से कम वोट मिला है। प्रश्न चिन्ह यहां ये लग जाता है, 10 लाख से ज्यादा वोट पाने वाले क्यों हार जाते हैं, 10 लाख से कम पाने वाले क्यों जीत जाते हैं? जयदी साहब अब तो आपका आराम करने का टाइम आ गया होगा। फिर तो 10 लाख से ज्यादा वोट मिला है तो अब आप आराम करेंगे। वही बता रहा हूं, और वो देश की जनता भी जाने। और मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सीखना चाहता हूं। नहीं जैदी साहब, लेकिन जब आप ये बात करते हैं ना तो अग्रवाल साहब देखिए सही सवाल उठा रहे हैं कि हार में भी जीत कब तक ढूंढते रहेंगे। जीत नहीं तलाश, ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी खड़ा होता है। समीर भाई, आप कब तक ये हारने के बाद जीत गए हम ये कहकर बाजीगर बनते रहे? समीर भाई मैं जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने से पूरे विपक्ष से ये कह रहा हूं कि मोदी जी से सीखो। और मोदी जी से हमें सीखना पड़ेगा कि गंजों को कंगा कैसे बेचा जाता है। फिर आप आगे मैं बता रहा हूं मुंगेरी लाल के सपने कैसे बेचे जाते हैं। ये तो और भी गलती बात है। बेवकूफ नहीं बनाएंगे, गलत बात है, बेवकूफ नहीं बनाएंगे। अगर बेवकूफ नहीं होता तो ये देश को ये बताते कि यहाँ पर ये वोटर को खरीदने वाली चीज समझते हैं, वोटर को ये देश को ये बताते कि अमित शाह का बेटा 50 लाख लगा के 50 करोड़ कैसे कमा लेता है, वो योजना तो ये बताते नहीं है। देश को पकौड़े, अरे 50,000 रुपए लगा के 80 करोड़ रुपए जमा करते हैं। 50,000 की मांग करते हैं तो उन बच्चों को धमका देते हैं कि अधिकारी तो सीबीआई के सामने आएंगे। अब आंदोलनकारियों से भी सीबीआई बात करेगी, क्यों आरोप लगाया, ये धमकाना। समीर भाई 14 कार्यकर्ताओं को हमारे को इन्होंने मौत के घाट उतारा है, देश में झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम भी आज देश से एक अपील मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो देश का उद्योगपति पैसा लेके भागा है और जो इन लोगों ने एनपीए कर रखे हैं, 2019 में वामपंथ के साथ जो मिलकर सरकार बनेगी, सबसे वसूल करके देश की जनता को बराबर बांटने का काम हम करेंगे। और जो वामपंथ पूरा किसके साथ मिलकर सरकार बनेगी? हम समीकरण बना रहे हैं ना, समीकरण बना रहे हैं, हम समीकरण बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं। नेता खुद पैदा होगा, नेता खुद पैदा हो जाएगा। 77 में आप देख लीजिए ना, कौन था इंदिरा गांधी के सामने? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब विपक्ष इकट्ठा हुआ, इंदिरा बह गई। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी के जमाने में विपक्ष को इकट्ठा करना क्या आसान है? वो भी कांग्रेस के बैनर तले। शेष नारायण जी, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में आज जो कुछ हुआ, केसीआर और ओवैसी ये सारे जितने मिलकर इकट्ठा हुए और थर्ड फ्रंट की एक सुगबुगाहट सी एक नजर आई, उसमें तो बात ये की गई कि भाई गैर बीजेपी गैर कांग्रेस दलों को इकट्ठा करना है, थर्ड फ्रंट बनाना है। देखिए, जो
थर्ड फ्रंट की जो आइडिया है जी, वो एक अब तक जब से हम देख रहे हैं गैर कांग्रेस गैर बीजेपी की जो बात होती है वो कैंपेन पॉइंट ही होता है, कैंपेन पॉइंट होता है और उसमें कुछ होता हुआ नहीं। एक फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो अब जैसे कल परसों का बयान अखबारों में पढ़ा मैंने कि साहब जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन किया, जिन्ना का कोई रोल ही नहीं था पार्टीशन। इसका मतलब ये है कि वो हवा का रुख भांप रहे हैं और वो अटल जी के मंत्री रह चुके हैं, या हमेशा गौर करिएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होती रहती हैं और इन थर्ड फ्रंट वालों के पास का कुछ नहीं होता। जब भी बदलाव हुआ है, राजीव गांधी की मोदी से बड़ी मेजॉरिटी थी, 415 सीटें थी और अजेय माना जाता था। मैंने एक बार सो कॉल्ड मिस्टर क्लीन लिख दिया था, तो हमको समझाया गया कि साहब सो कॉल्ड का क्या मतलब, मिस्टर क्लीन है, और उनके पीठ पे बोफर्स का जो धब्बा लगा तो वो छुड़ा नहीं पाए। और उनको चैलेंज किसने किया? बड़े बड़े नेता थे अपोजिशन में, कोई नहीं चैलेंज कर पाया। एक आदमी वीपी सिंह जो कि उनके तलवे चाटते थे, एकदम वर्चुअली उनके शागिर्द, मतलब जी करते रहते थे, और वो राजा नहीं फकीर हो गए। तो वो सब नॉन इश्यूज हैं। थर्ड फ्रंट कुछ नहीं होता है। असली खेल ये होता है कि जो ये लोग क्या जो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं और सारी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि जो इस सरकार की अगर खामियां हैं तो उन खामियों को पब्लिक डोमेन में ये कितने सफलतापूर्वक ले जा सकते हैं। अगर ये इन्होंने कर लिया तो फिर चैलेंज होगा, और चैलेंज तो कहीं से हो जाएगा, वो इशू नहीं है। अब जहां तक इनका एक है कि राहुल गांधी पर हम विश्वास नहीं करेंगे, ये जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो उनकी बात जेन्युइन है। क्योंकि देखिए त्रिपुरा में आज एंटी बीजेपी पार्टीज का जो एक गठबंधन बनाने की तैयारी है, थर्ड फ्रंट को अगर हम छोड़ भी दें एक पल के लिए, गठबंधन बनाने की तैयारी है, उसके क्या सर्वमान्य नेता के तौर पर राहुल गांधी को कमान दी जा सकती है? इसके लिए दल तैयार होंगे क्या? वो लोग जाने। राहुल गांधी ने अब तक का जो उनका प्रदर्शन है उसमें तो उन्होंने उस बात को कहीं दिखाया नहीं है। और दूसरी जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग लीडर हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। वहां ममता बनर्जी हैं, वहां उनके पटनायक हैं, वहां पे अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी नाराजगी आई रही है, डीएमके वहां पे है। तो ये सारे लोग अब इनको जरूरत क्यों लिए है कि एनर्जीज को, और मोदी जी अब गए वहां कांग्रेस के ही लोगों को शिफ्ट कर लिया। आज हमने पूछा एक बड़े नेता से कि क्या केरल में भी कांग्रेसी साथ लेंगे, कम्युनिस्ट तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, अगर आते हैं तो आप जानते हैं सत्ता का जो सत्ता से चिपके रहने का जो पॉलिटिक्स की एक बीमारी हो गई है, बीजेपी उसका फायदा उठा रही है। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत के चक्कर में कांग्रेस युक्त बीजेपी होती चली जा रही है। हाँ तो ठीक है, लेकिन वो झंडा तो उनका कमल वाला है। हाँ बिल्कुल। कमाल साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी के टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन साहब, वो साफ ये कह रहे हैं, मतलब 2019 की जो सुगबुगाहट चल रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के तहत सारी पार्टीज आ सकती हैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए, उन्होंने खारिजी कर दिया एक तरह से कि राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो कोई ऐसा ही शख्स बन सकता है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र में मंत्री होने का एक्सपीरियंस हो। यानी सीधे सीधे वो ममता बनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हवा तो वैसे ही निकलती नजर आ रही है। साहब के बात से मैं इत्तेफाक हूं, क्योंकि आज के मौजूदा में अपोजिशन पार्टियों के लीडरशिप में एक्सेप्ट ममता बनर्जी किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ममता बनर्जी विश्वास नहीं किया जा सकता, अगर ये मान लेते हैं लीडरशिप की कमान उनको दी जाती है, तो ममता बनर्जी एक वाहिद चेहरा है जो हिंदुस्तान के लोग विश्वास करते हैं उस पर, और समीकरण बदल सकता है भारत का। बट लीडरशिप ओनली ममता बनर्जी। आदर्श जो है ना वो सबके ऊपर में कुछ ना कुछ है। इसलिए ममता बनर्जी को अगर तो ममता बनर्जी का खत तो पश्चिम बंगाल तक सीमित माना जाता है ना कमाल साहब, में हारना हो, और राहुल गांधी को पूरे भारत का नेता माना जाता है। उनकी एक्सेप्टेंस भी है उस लिहाज से देखा जाए का नेता। मैं जहां कहीं भी वो जाते हैं रैलियों में लोग इकट्ठा होते हैं, लोग सुनते हैं उनको, हर कोई जानता है राहुल गांधी को। ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल से बाहर राहुल गांधी को तो सभी जानता है, या जानने से फर्क नहीं पड़ता है। लीडरशिप की जरूरत। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है समीर भाई, हम पश्चिम बंगाल पे केंद्रित करने वाले हैं बहुत अपना ध्यान। ठीक है, अच्छी बात है, अपना सिटेडल बचा ले। हाँ ममता जी अपना बंगाल में टारगेट पर है पश्चिम बंगाल। बंगाल में किसी भी पार्टी का एक्सेप्ट टीएमसी बंगाल में कोई माने नहीं रखता है।
और आज के मौजूदा हालात में चाहे कांग्रेस लीजिए या लेफ्ट फ्रंट लीजिए, उसी तरह त्रस्त है। पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बुरी तरह त्रस्त हैं। जो भ्रष्टाचार नीचे तक, आप पानी के कनेक्शन में, बिजली के कनेक्शन में आपके कार्यकर्ता सब लोगों से पैसा लेते हैं। बस्ती वाला बात है, ये जो बात है ना बस्ती वाला बात, पता नहीं है क्या हो रहा है बस्ती में जैसे आदमी लड़ता है ना, ये बस्ती वाला बात है। वो सबको ध्यान मत दीजिए, डेवलपमेंट पे आके देखिए भाई। 6 साल में 6 ईयर, तो जनता को पानी चाहिए, जनता को बिजली है। का कनेक्शन चाहिए, सीवेज कनेक्शन चाहिए। अभी पानी और ये सब तो एक बहाना है, ये सब तो आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास में इल्जाम लगाने के लिए कुछ है नहीं, बहाना है। तो ये पानी का ही मांग रहा है, वो ये मांग रहा है, ये सब आप समझिए, आपको बता रहे हैं। ठीक है, मेन सबसे बड़ा ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी के अलावा कोई पार्टी यहाँ कदम नहीं जमा सकती। सड़कें चाहिए, समझे, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इस बात का जिक्र जैदी साहब कर रहे थे कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है 2019 में। तो अरे भैया, नरेंद्र मोदी को मुकाबला करने के लिए एक ममता बनर्जी तो काफी कहीं कोई एकता नजर नहीं आ रही है। एसपी बीएसपी भी अगर वही तो बता रहा हूँ नजर आ रही है अभी ये उपचुनावों के लिए, तो उसके पीछे भी रीजन साफ साफ नजर आ रहा है, राज्यसभा की सीट। तो ये कैसे चलेगा? समीर भाई, जैदी साहब ने बात बहुत अच्छी रखी है कि 2019 में ये एक नीति और एक प्रोग्राम तय हो, थर्ड फ्रंट बने, सेकंड फ्रंट बने, वो नाम एक अलग आप ले लेंगे। एक नीति को करके जो भाजपा का फेलियर है गवर्नेंस का, उसको आवाम के बीच में ले जाना है। लीडरशिप निकल करके आएगी उसके अंदर से कि नेतृत्व किसका होगा, ये आखिर में भी डिसाइड हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप बीजेपी के फेलियर को आवाम तक ले जाइए। और वो एक इस वक्त जो सिचुएशन बनी है कि अलग अलग लीडरशिप पे एतमाद लोगों का नहीं हो पा रहा है, जो एक कैंपेन अगेंस्ट में चलाई जा रही है कि हम फेल हो गए तो है कौन, तो उसके लिए इकट्ठा होना तो चाहिए। और इकट्ठा होगा, के लिए आप लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे ये उम्मीद की जाए कि 2019 में सारी पार्टियां एक साथ आकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल तो हमें अभी नजर आ रहा है। देखिए, आप ही ने एक बात रखी थी, आपने ही एक बात रखी, अगर मैं उत्तर प्रदेश को ले लूं जहां भाजपा की 73 सीटें हैं, अगर यहां प्रॉपर गठबंधन हुआ तो घट करके 10 के नीचे जा सकती हैं और पूरे देश का इक्वेशन बदल जाएगा उत्तर प्रदेश से। और वहां पे जो आर्च राइवल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और हमारी पार्टी, आज अखिलेश यादव जी ने अपना बड़ा दिल दे करके एक शुरुआत अगर करी है उन्होंने बॉम्बे से, तो उसका असर हमारी शुरुआत कर देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ना था। मायावती जी का पॉजिटिव रिस्पांस आया है, तो उस डायरेक्शन में चीजें चलती हुई दिखलाई दे रही हैं। तो वी आर वेरी होपफुल कि अगर ये इकट्ठा हो तो शायद उत्तर प्रदेश से ही हम हिंदुस्तान की पूरी तस्वीर बदल पाएंगे। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, ये बताइए कि अब आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं धनबल का इस्तेमाल करके मेघालय में सरकार बनवाने का। आप तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी थे। जो मैंने पहले सवाल के जवाब में जो बातें ऐड की थी उनको आप भूल जाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका रिएक्शन, आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? आप क्यों नहीं वहां पर सरकार बना पाए? क्यों नहीं छोटे दलों को आप साथ ला पाए, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी? सुबीर भाई, ये बिल्कुल साफ बात है, आप भी समझते हैं। शीश नारायण जी बैठे हैं, इतने सीनियर सहाफी हैं, 40-45 साल का उनका तजुर्बा है। ये क्यों नहीं बना पाए? हमने कोशिश भी करी, हमारे साथ वो दल नहीं आए, भाजपा के साथ चले गए। एक ही उसकी वजह है, धन और बल, पैसा और ताकत। हाँ, बहरहाल 2019 का जहां तक आप बात कर रहे थे, देखिए कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, अभी मेघालय पर ही रहते हैं, 110 सीटें जहां मैं डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की। नैतिकता का तकाजा सिखा रहे हैं बीजेपी को कि भाई 2 सीटें आने के बाद, 12 सीटें आने के बाद भी सरकार बना रहे हैं दूसरे दलों से मिलकर। आपने भी तो वो कोशिश की थी ना। यूडीपी को आपने 6 विधायक होने के बावजूद भी आपने सीएम की कुर्सी ऑफर की ना। ये अलग बात है कि वो आए नहीं आपके साथ। नहीं, ऐसी कोई कुर्सी उर्सी ऑफर नहीं हुई। हम क्यों करेंगे भाई, 21 सीटें हैं हमारी। ये आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो गलत है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ना हमने धन इस्तेमाल किया और बल तो अभी हमारे पास है ही नहीं। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, शीश नारायण जी बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट में अरे सर पता नहीं, आप
हो सकता है आपके सोर्सेज से हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट में अक्सर जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जो केंद्र में सरकार होती है, ये हिस्ट्री है, इसे कहने में कोई बात नहीं है। वो जनरली देखते हैं केंद्र में सरकार किसकी है, उसके साथ जाते हैं, और फिर ये इतनी ताकतवर और ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार है जो सब कुछ कंट्रोल कर रही है। मैं एक शॉर्ट में 2019 के चुनाव पे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जहां डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी की फाइट है, इसमें स्वीप है बीजेपी का। 26 में 26, 27 में 27, 29 में 27, 10 में 9, 11 में 10, और यूपी में 80 में 73 और बिहार में 40 में 32। ये करीबन 300 सीटों से ज्यादा बनती हैं। इन 5-6 स्टेट्स में तो डायरेक्ट फाइट होगी कांग्रेस और बीजेपी की, और बीजेपी की का बुरा हाल होना है इन स्टेट्स में लोकसभा चुनाव में। जहां तक यूपी और बिहार का सवाल है, यहां कांग्रेस पार्टी को देखना है कि अगर लाइक माइंडेड पार्टीज यहां पर आ जाएं और महाराष्ट्र में आ जाएं, तो ये देखिए आप 80 और 40, 120 और 48 महाराष्ट्र में, 168 सीटें यहां हैं, और 5 स्टेट्स ये नॉर्थ इंडिया की 110, 112 सीटें यहां हैं। तो 300 सीटें, आधे से ज्यादा सीटें हो गई, करीबन 60% सीटें यहां पर। ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और मेरी समझ नहीं आता है कि किस तरह से 2019 में मोदी जी, क्योंकि सबके साथ धोखा किया है, कैसे जवाब दे पाएंगे आवाम को वो, क्योंकि सारे वादे उनके जुमले शेष नारायण जी, लास्ट कमेंट आपसे। ठगी हुई है और देश के साथ लूट भी हुई है। एक ऑब्जेक्शन में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी नजर आ रही है, एक बात पे ऑब्जेक्शन, क्या उसमें आपको वाकई कोई दम नजर आ रहा है? और जो तर्क उन्होंने दिया कि भाई केंद्र में जिसकी सरकार होती, छोटे दल तो रीजनल पार्टीज उसी के साथ चले जाते हैं, इसलिए वो मेघालय में सरकार नहीं बना पाए। नहीं, उनकी बात में दम है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार असम में बनी थी, नागालैंड में नारायण जी ने वो दम है। लेकिन ये जो बात करें, ये अहम बात है कि अगर आप जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपना एक तो मुगालता छोड़ देगा, बंगाल में भी कुछ कर लेंगे। हाँ। वहां उनको बंगाल, उनको ममता को दे के, अगर जो इनके मजबूत राज्य हैं जहां इनका डायरेक्ट फाइट है, वहां पे अगर ये डायरेक्ट फाइट देते हैं, तो फिर जो बात कह रहे हैं वो बात संभव है, क्योंकि सारा खेल वोटों के डिवीजन का ही तो होता है। और अगर वो करेंगे तो, लेकिन देखिए वो अभी तो सबसे बड़ा इनका ट्रायल कर्नाटक, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने जा रहा। और अगर वो हुआ तो चूंकि इनके जो अब हरियाणा वाले जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अब उनको जब चैलेंज मिलेगा, अभी तो मोदी के नाम पे जीत के आए हैं, लेकिन अगले चुनाव में तो उनके काम पे होगा ना, और जनता सब जानती है, तो इसलिए काफी दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल, आने वाला वक्त काफी दिलचस्प होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अग्रवाल साहब, जैदी साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, शेष नारायण जी, कमाल साहब, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है सत्ताधारी पार्टी को, जनता सब जानती है, वक्त पलटते देर नहीं लगती, ये सारी बातें हैं। लेकिन चुनौती कड़ी मिलने जा रही है 2019 में, ये भी है, एक तरफा नहीं होने जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।